इस वीडियो में एनालिटिक फंक्शन के बारे में डिस्कस होगा। इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने चेक किया है जो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, वो हम लोग किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ एनालिटिक फंक्शन। इससे पहले लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो बिल्कुल सेम रिज़ल्ट जैसे हमारे रियल लाइन पे फॉलो करते हैं, उसी तरह से हमारे पास जो रिज़ल्ट हैं लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी होल्ड करते हैं। बट यहाँ पर एक जो न्यू कंसेप्ट है दैट इज़ एनालिटिसिटी। सो a complex function fz is said to be analytic at the point z नोड। अगर एक पॉइंट है z नोड, हम उस पॉइंट पे फंक्शन को एनालिटिक प्रूव करना चाहते हैं इफ़ इट इज़ डिफरेंशिएबल इन सम नेबरहुड ऑफ z नोड। दैट मीन्स अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो इस पॉइंट की नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल हो जाए। जब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते थे तो हम लोग सपोज जेड नोट पॉइंट है, उस पर हम लोग चेक कर रहे हैं कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। सो इन एडिशन अगर फंक्शन जो है उसके नेबरहुड में जो है वो डिफरेंशिएबल है तो हम उसे फंक्शन को बोलते हैं एनालिटिक फंक्शन। अगर हम मैथमेटिकली चेक करें, अ फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट जेड नॉट इफ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड मॉड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा। सो जो ये मॉड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा है, ये जेड नॉट की नेबरहुड है एट ऑल पॉइंट ऑफ विच एफ डैश जेड जो है एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स इस नेबरहुड के हर पॉइंट पे अगर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट कर जाता है तो हम उस फंक्शन को बोलते हैं एनालिटिक फंक्शन। कई बार हम लोग एनालिटिक फंक्शन की जगह रेगुलर फंक्शन का भी कंसेप्ट यूज़ करते हैं। अगर हमारा जो फंक्शन है वो थ्रू आउट द डोमेन जो है वो एनालिटिक हो तो हम रेगुलर वर्ड भी यूज़ करते हैं। होलोमॉर्फिक फंक्शन जो है वो भी हमारे पास कई बार एनालिटिक फंक्शन के लिए यूज़ होता है, बट यहाँ पर हम लोग एनालिटिक फंक्शन के टर्म्स में ज़्यादा बात करेंगे। उसके बाद एक टर्म है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। इफ़ अ फंक्शन इज एनालिटिक एट सम पॉइंट इन एवरी नेबरहुड ऑफ पॉइंट जेड नॉट एक्सेप्ट एट जेड नॉट। सपोज हम लोग कोई फंक्शन है, हम उसे z इज इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं कि क्या z इज इक्वल टू 1 की नेबरहुड में फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो अगर ऐसा है कि नेबरहुड में डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है बट उस पॉइंट पे में जिसकी हम नेबरहुड की बात कर रहे थे, जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल दिया, मान लो z इज इक्वल टू 1 पे हम चेक कर रहे हैं, तो यानी 1 पे अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे लेकिन 1 की नेबरहुड में डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो उस पॉइंट को मीन z इज इक्वल टू 1 को फिर क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऑफ एफ जेड। नेक्स्ट जो है डेफिनेशन, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। एक फंक्शन को हम बोलेंगे कि दैट विल हैव अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी इफ़ द फंक्शन इज़ नॉट एनालिटिक एट जेड नोट। जैसे कि अभी हमने बोला कि अगर एक फंक्शन जो है वो हमारे पास जेड नोट पॉइंट पे जो है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। सेम अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर एक फंक्शन है जेड नोट पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है लेकिन हम उसे एनालिटिक बना सकते हैं बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द फंक्शन या असाइनिंग अ सुटेबल वैल्यू टू द फंक्शन, तो फिर वो हमारे पास क्या हो जाएगी, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे बात करें 1/z+1 z-1। अब हमें पता है कि अगर हम z को यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। सिमिलरली जब हम z को -1 पुट करेंगे तो भी डिनोमिनेटर 0 होने की वजह से फंक्शन डिफाइंड नहीं। तो इन पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट। तो एनालिटिक फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास है अनदर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज़ कॉशी-रीमान इक्वेशन। अभी हम लोग एक थ्योरम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमें नेसेसरी कंडीशन मिलेगी। जैसे अब हम लोगों ने अभी एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन बोली कि अगर एक पॉइंट की नेबरहुड में फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो हम कहते हैं कि फंक्शन एनालिटिक है। बट न्यूमेरिकल्स में एक पॉइंट की नेबरहुड में चेक करना कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, हर क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क होगा। तो इसलिए हम एक न्यू ऑल्टरनेटिव की बात कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉशी-रीमान इक्वेशन, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ इक्वेशंस हैं जो कॉशी ने डिराइव की थी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें नेसेसरी कंडीशन मिली थी कि फंक्शन अगर हमें एनालिटिक चाहिए तो कॉशी-रीमान इक्वेशन को उसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सो इसकी हम पहले स्टेटमेंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। The necessary condition for fz to be analytic if a function fz is differentiable at the point z नोट। अगर z नोट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है एंड देन द 4 पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें, u जो है वो f ऑफ z का रियल पार्ट है और v जो है वो
एफ ऑफ जेड का इमेजनरी पार्ट है। तो अगर हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फिर ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है मीन्स u का विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, v का विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, ये एग्जिस्ट करेंगे एंड सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को curly u by curly x is equal to curly v by curly y and curly u by curly y is equal to minus curly v by curly x। तो ये जो इक्वेशंस हैं ये हमें न्यूमेरिकल्स के लिए याद भी रखनी है और अभी के लिए हम इन्हें जस्टिफाई करें। इसके दो प्रूफ्स गिवन है बुक में, बट हम लोग सेकेंड वन जो है उसे प्रेफर करेंगे, वो ज़्यादा इजी भी है। सो ऑल्टरनेटिव प्रूफ जो है लेट डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड इज एनालिटिक। अब हमें नेसेसरी कंडीशन बोला जा रहा है, नोट दैट इट इज़ ओनली वन वे प्रूफ। मीन्स अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो कॉशी रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, रिवर्स नहीं होएगा। मीन्स ऐसा नहीं होगा कि अगर कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करता है कोई फंक्शन तो वो एनालिटिक भी, वो हम अभी आगे जब जाएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग चेक करेंगे। अभी के लिए हम ये बोल रहे हैं कि दिस इज़ द नेसेसरी कंडीशन, कि ये ज़रूरी है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उसे कॉशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड बी एनालिटिक इन अ रीजन आर, हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब एनालिटिक जैसे मैंने अभी डेफिनेशन बताई कि अगर एक रीजन में एनालिटिक है यानी उस रीजन के हर पॉइंट पे डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद जो यू वी थे जो हमारे एफ ऑफ जेड के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स थे, मैंने उनमें इंक्रीमेंट्स लिए डेल्टा यू, डेल्टा वी, डेल्टा जेड। वो जो डेरिवेटिव है वो बेसिकली इंक्रीमेंट्स को इन्वॉल्व करता है और z के कॉरस्पॉन्डिंग जो इंक्रीमेंट लिया मैंने डेल्टा z। सिमिलरली x और y के जो इंक्रीमेंट्स होंगे मैं उसे डेल x एंड डेल y से रिप्रेजेंट करूँगी। अब हम फंक्शन के डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन पे चलते हैं। अगर f का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है डिफरेंशिएबिलिटी की, f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z अपॉन डेल्टा z लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू ज़ीरो। सो z प्लस डेल्टा z मतलब आपने z में क्या किया, डेल्टा z एक छोटा सा इंक्रीमेंट जो है वो ऐड किया। लाइकवाइज इसका रियल पार्ट जो है उसमें भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसका मीनिंग जो f ऑफ z प्लस डेल्टा z है हम उसे u प्लस डेल्टा u प्लस आयोटा v प्लस डेल्टा v लिख सकते हैं, माइनस f ऑफ z जो है वो हमारा क्या है u प्लस आयोटा v, जैसा कि अभी ऊपर भी बताया। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, जो टर्म्स कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल करते हैं, तो हम देखेंगे कि u और आयोटा भी तो कैंसिल हो जाएंगे। न्यूमरेटर में डेल्टा u और आयोटा डेल्टा v बचेगा। सेपरेटली मैंने इन्हें डिवाइड किया डेल्टा z से। अब फंक्शन हमारा एफ जेड जो है वो हमारा एनालिटिक है। एनालिटिक होने का मतलब फंक्शन हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल होने का मीनिंग है ये जो लिमिट है दैट शुड एग्जिस्ट। और हम लोगों ने चेक किया है कि जब भी हम लिमिट की बात करते हैं अगर हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होती है। यूनिक इन द सेंस कि हम किसी भी पाथ से अप्रोच करें डेल्टा जेड को ज़ीरो, अगर डेल्टा जेड ज़ीरो को अप्रोच करें अलोंग एनी पाथ, तो लिमिट की जो वैल्यू है वो हमारे पास सेम आनी चाहिए। तो हम मान के चलते हैं कि जो डेल्टा जेड है अगर वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है अलोंग अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइन होती है दैट मीन्स y कांस्टेंट होता है। अगर हम लोग ड्रॉ भी करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अगर हमारे पास लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर y कांस्टेंट है तो उसका इंक्रीमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा, एंड जो भी इंक्रीमेंट होगा वो किस में होगा, x कोऑर्डिनेट में। बिकॉज z जो है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो डेल्टा z क्या होगा, डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y। बट डेल्टा y यहाँ पर ज़ीरो है इसलिए जो डेल्टा z है वो हमारा डेल्टा x के इक्वल होगा। सो अलोंग दिस पाथ मीन्स अलोंग अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम इस लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। सो हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया, यहाँ पर डेल्टा z की जगह डेल्टा x पुट हो गया। सो ये डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बिकॉज डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स एज लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये हमारा u का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए मैंने यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव लिखा है। तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है बट ये पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएगा बिकॉज u जो है वो x का भी फंक्शन है और y का भी। तो मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अगर हमारा फंक्शन होता है तो हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारा कर्ली v बाई कर्ली x हो जाएगा। बिल्कुल सेम प्रोसीजर मैंने अब ऐसी लाइन के अलॉन्ग किया जो पैरेलल है y एक्सिस के। अब सारा रिवर्स हो जाएगा।
अगर हम कहते हैं कि लाइन जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो अगेन अब की वन इंक्रीमेंट कौन सा ज़ीरो होगा, डेल्टा एक्स ज़ीरो होगा। और जैसे मैंने बोला कि जेड का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो डेल्टा जेड क्या होगा, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। डेल्टा एक्स यहाँ पर ज़ीरो है तो इसलिए सिर्फ क्या रह जाएगा, आयोटा डेल्टा वाई। सेम वे में हम लोगों ने एफ डैश जेड जो है वो यहाँ पे भी फाइंड आउट किया। 1 अपॉन आयोटा है यहाँ पर, तो हमने आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अगेन यहाँ पर भी हमारे पास ये पार्शियल डेरिवेटिव्स है। सो अगर हम लोग कहते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन है फंक्शन एनालिटिक है, फंक्शन एनालिटिक होने का मीनिंग ये लिमिट जो है वो यूनिकली एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब हमने टू पाथ्स के अलोंग डेल्टा जेड को अप्रोच करवाया ज़ीरो को। फर्स्ट पाथ के अलोंग जो लिमिट आई वो ये आई बाय सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड पाथ के अलोंग जो लिमिट आई वो थर्ड इक्वेशन है। तो अगर हमारे पास ये लिमिट सेम होनी है तो इसका मीनिंग जो इनकी राइट हैंड साइड है वो दोनों की सेम होनी चाहिए। तो हम लोगों ने राइट हैंड साइड जो है और लेफ्ट हैंड साइड, दोनों की जो राइट हैंड साइड है सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन की, दोनों को हम लोगों ने इक्वेट किया एंड उसके बाद रियल पार्ट्स को कंपेयर किया एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया। तो जब हम रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे वो विल गेट कर्ली यू बाय कर्ली एक्स इज इक्वल टू curly v by curly y, and second equation curly v by curly x is equal to minus curly u by curly y, and these are known as the Cauchy-Riemann equation. These are very very important. अगर एक फंक्शन हमारा एनालिटिक है तो वो हमेशा कॉशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। नोट ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो तो हमारा फंक्शन हमेशा एनालिटिक होगा। तो बेसिकली जो अभी थ्योरम हम लोगों ने प्रूव किया है इसका जो यूज़ है वो वहाँ पर ज़्यादा होता है जब हमें चेक करना हो कि हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। बिकॉज अगर कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो कभी भी फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं हो सकता, क्योंकि यही तो हम लोगों ने यहाँ पे बोला है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो कॉशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।